हेलो फ्रेंड, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का विनायक नर्सिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ एमसीक्यूज़ लेकर के आए हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं बेटा। और ये एमसीक्यूज़ ऐसे जिसमें कुछ कंसेप्ट हैं, तो वो कंसेप्ट हमको समझ में आएंगे तो हमारे टॉपिक भी अच्छे से क्लियर होंगे। तो इन एमसीक्यूज़ को लेकर के हम लोग साथ में चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन साइकेट्रिक नर्सिंग का, एक कम्प्रीहेंसिव हेल्थ असेसमेंट ऑफ एन ओल्डर पर्सन इंक्लूड। अगर हमको ओल्डर पर्सन का हेल्थ असेसमेंट करना है, कम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है बेटा कंप्लीट, कंप्लीट हेल्थ असेसमेंट करना है। और हेल्थ की हम बात करें, हेल्थ की जो डेफिनेशन है बेटा WHO ने दी है। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्लियर होगा आपके, इसलिए डेफिनेशन को ध्यान से सुने। हम अधिकतर पढ़ते हैं WHO ने कहा है हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। बेटा चार एस्पेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि WHO ने स्पिरिचुअल वर्ड को ऐड नहीं किया है। जितने भी जहाँ पे भी आपको डेफिनेशन पढ़ने या सुनने को मिलेगी, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, ये हम फ्लो में बोल जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना क्या है, स्पिरिचुअल जो है वो WHO की डेफिनेशन का पार्ट नहीं है। केवल तीन पे फोकस किया है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो बात करें कंप्लीट हेल्थ असेसमेंट की, तो क्या क्या करेंगे आपका साइको सोशल असेसमेंट होगा या नहीं होगा। साइको सोशल असेसमेंट में हम क्या करेंगे, पेशेंट का और उसके सोसाइटी का। अब बेटा सोसाइटी में भी कन्फ्यूजन आता है। सोसाइटी मतलब हम हमेशा पड़ोसियों को समझते हैं कि हमारे पड़ोस में जो रहते हैं वो हमारी सोसाइटी है, या हमारे जो रिलेटिव है वो सोसाइटी है, जबकि सोसाइटी हमारे घर से स्टार्ट होती है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारी सोसाइटी हमारे घर से स्टार्ट होती है, हमारे फैमिली मेम्बर से। फैमिली मेंबर, उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं या पड़ोसी, वो सारी चीज़ें। ठीक है बेटा, तो ये आपके सोसाइटी का पार्ट है। तो सोसाइटी केवल हमारे पड़ोसी नहीं है, जो हमारे हमको छोड़ के बाकी जो कुछ भी है वो सब हमारी क्या है, सोसाइटी। इवन देन हमारे फैमिली मेंबर भी किसका पार्ट है, सोसाइटी का। तो साइको सोशल असेसमेंट करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि उनकी जो कंपिटेंसीज है, उनकी जो स्किल्स है ओल्ड एज पर्सन की, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, ओल्डर पर्सन की बात करें, तो उनकी कंपिटेंसीज डाउन होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स डिक्रीज होती है, उनकी जो मोटर स्किल्स है, ठीक है, मोटर पार्ट जो है उनका वो भी डिक्रीज होता है। तो साइको सोशल असेसमेंट करेंगे। इसके अलावा फंक्शनल असेसमेंट, फंक्शन मतलब उनके डेली रूटीन के टास्क जो है, डेली रूटीन। अब फंक्शन में हम वो नहीं करेंगे कि वो पर्सन जॉब कर सकता है नहीं कर सकता, ऑक्यूपेशन की हम बात नहीं कर रहे, सॉरी वोकेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब भी अलग होता है, वो हम बाद में समझेंगे। वोकेशन किसी प्रोफेशनल कंपनी में जा रहा है नहीं जा रहा। फंक्शनल मतलब डेली रूटीन के टास्क, अपनी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, अच्छे से खाना खा पा रहा है नहीं पा रहा, पानी खुद से पी सकता है, खाना खुद से खा सकता है, टाइम टू टाइम खाना खा पा रहा है, हाइजीन का ध्यान रख रहा है नहीं रख रहा। तो ये हो गया बेटा फंक्शनल असेसमेंट। ब्रश कर सकता है नहीं कर सकता, कपड़े पहन सकता है नहीं पहन सकता। इसके अलावा क्लिनिकल असेसमेंट, ठीक है, तो ये तो हो गया साइकोलॉजी से रिलेटेड, ये उसको हो गया उसकी कैपेसिटी से रिलेटेड, ये हो गया उसका कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम। क्लिनिकल असेसमेंट, उसे कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इन सब की ज़रूरत होती है एक ओल्डर पर्सन को। तो किस किस का करेंगे बेटा, कंप्रीहेंसिव की बात करें तो सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि उसकी कैपेसिटीज़ डाउन हो जाती हैं एक ओल्डर पर्सन की, तो इसलिए सबका हमको ट्रीटमेंट असेसमेंट हमको करना पड़ेगा। तो आंसर जाएगा बेटा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच इज ए थॉट कंटेंट लेवल डिसऑर्डर। दो चीज़ें ध्यान रखनी है, इन फॉलोइंग विच इज ए थॉट, थिंकिंग से रिलेटेड, और दूसरा कंटेंट, उसका कंटेंट क्या है। ठीक है, जैसे अगर कोई पेशेंट बोलता है, मैंने रात को एक सपने में देखा, और मैंने सपने में देखा कि मैं नाव में जा रहा था और नाव डूब गई। ठीक है, मैं नाव में जा रहा था, नाव में डूब गई। तो पेशेंट ने क्या देखा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पेशेंट ने जो देखा वो क्या था, कंटेंट क्या था उसका। तो वो कंटेंट था बेटा उसका कि नाव डूब गई, मतलब उसको कहीं ना कहीं डर है, फियर, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस में है। तो कंटेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, थॉट कंटेंट। हालांकि इसमें ऑप्शन जो है वो वेरी क्लियर है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें केवल थॉट का केवल एक ही ऑप्शन है। अब हम बात कर लेते हैं, लेकिन तीनों ऑप्शन को हम लोग समझेंगे। ऑटिज्म,
ऑटिज्म जो होता है बेटा वो कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है, अलर्टनेस का। ठीक है, अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड आइडियाज, अपने ही ख्यालों की दुनिया में खोया रहता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड आइडियाज, अटेंशन का है, तो ध्यान नहीं देता, उसके एनवायरनमेंट में जो भी चलता है वो ध्यान नहीं देता। मैनरिज्म जो होता है इट इज स्टीरियो टाइप मूवमेंट ऑफ लिम्स, हमारे जो भी लिम्स हैं उनका स्टीरियोटाइप मूवमेंट, रिपीटेड मूवमेंट, जैसे बैठे बैठे पैर हिलाना, ठीक है, ये सब क्या आपके मैनरिज्म। तो स्टीरियोटाइप मूवमेंट, तो ये किसका डिसऑर्डर है, मूवमेंट का। ये किसका है, टेंशन का। ऑटोमेटिज्म होता है बेटा ऑटोमेटिक बिहेवियर, ऑटोमेटिक बिहेवियर जो होता है वो होता है कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर। किसका होता है बेटा, कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर। अब इसमें दो टर्म्स आती हैं, ऑटोमेटिक बिहेवियर और एक आप पढ़ते होंगे साइकेट्रिक में ऑटोमेटिक ओबेडियंस। तो ऑटोमेटिक बिहेवियर क्या होता है, स्वचालित, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वचालित, अपने आप कोई भी काम करना बिना सोचे समझे। और इसको अगर अपन आम भाषा में समझे तो बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे। और बिना सोचे समझे आप कब काम करोगे, जब आपका माइंड काम नहीं कर रहा, आप कॉन्शियस नहीं हो, ठीक है, तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप क्या कर रहे हो। तो वो तो हो गया बेटा ऑटोमेटिक बिहेवियर। ऑटोमेटिक ओबीडियंस में क्या होता है, यहाँ पे पेशेंट किसी दूसरे के कमांड को फॉलो करता है, ठीक है, दोनों का मतलब एक है लेकिन टर्म अलग अलग है, कंसेप्ट सेम है। यहाँ पे पेशेंट भी बिना सोचे समझे काम करेगा, लेकिन वो किसी दूसरे के इंस्ट्रक्शन पर काम करेगा, लेकिन वो जो इंस्ट्रक्शन है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसके बारे में वो रियलाइज़ नहीं करेगा। जैसे अगर आपने कहा किसी पेशेंट को कि जाओ और कुएं में कूद जाओ, तो वो क्या करेगा, जा करके कुएं में कूद जाएगा, चाहे उसको ये नहीं है समझ में आएगा कि कुएं में अगर मैं कूदूंगा या किसी ऊंचाई से गिरूंगा तो मेरे को नुकसान होगा। तो बिना सोचे समझे सामने वाले ने कहा, इंस्ट्रक्शन दिया, ओबे, ओबेडियंस, इसमें वर्ड छुपा हुआ है क्या, ओबे, आज्ञा मानना, दूसरों की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना। तो बिना सोचे समझे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन उसको मिले हैं उसकी प्रकृति को समझे बिना, उसके जाने बिना, चाहे वो किसी भी नेचर का हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि कुएं में कूद जाए, छत से कूद जा, तो यहाँ पे क्या होगा कि पेशेंट अगर ऐसा करता है तो पेशेंट को नुकसान होगा, लेकिन यहाँ पे बिना सोचे समझे पेशेंट ऐसा करने के लिए चल देगा। तो ऑटोमेटिक ओबेडियंस, ऑटोमेटिक बिहेवियर, दोनों में अंतर समझ में आ गया, कंसेप्ट सेम है, लेकिन ओबेडियंस में किसी के दूसरे के कहने पर करेगा, ऑटोमेटिक बिहेवियर में पेशेंट खुद से ऐसा करेगा बिना सोचे समझे। तो ये कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर हो गया। तो ये भी नहीं बेटा आंसर। थॉट की हम बात करें, डिलीजन, डिलीजन की हम बात करें तो डिलीजन जो होता है वो होता है फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। फॉल्स मतलब गलत, फिक्स बिलीफ मतलब विश्वास। अब देखिए डिलीजन में जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो है फिक्स। फिक्स का मतलब क्या है, अनशेकेबल। बिलीफ की बात कर रहे हैं हम, विश्वास की, तो किस विश्वास में मतलब बिलीफ में क्या है इंक्लूड होता है, थॉट। तो आपका आंसर तो रहेगा डी, लेकिन हम समझ लेते हैं इसको, डिलीजन होता क्या है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ, गलत है, गलत विश्वास मन में बन जाना। लेकिन गलत विश्वास किसी के भी मन में बन सकता है, मेरे मन में भी बन सकता है, आप लोगों के मन में भी बन सकता है। तो क्या हमारा जो गलत विश्वास है, गलत विचार है, क्या उसको हम डिलीजन कहेंगे, नहीं। क्या हमारा विचार कैसा नहीं है, फिक्स नहीं है, प्रूफ देने के बाद भी अगर हमारे मन में कोई गलत धारणाएं हैं, गलत विचार है, और अगर हमको कोई प्रूफ दे करके हमको कहे कि नहीं आप जो सोच रहे हो वो गलत है, तो हम क्या करेंगे, अपनी थिंकिंग चेंज करेंगे, नहीं करेंगे, हम अपनी थिंकिंग को चेंज करेंगे। लेकिन पेशेंट के जो थॉट्स होते हैं वो होते हैं फिक्स, प्रूफ देने के बाद भी पेशेंट अपने थॉट्स को चेंज नहीं करता। तो डिलीजन में इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, फिक्स्ड बिलीफ्स, जो कि कैसे हैं, फॉल्स है। तो फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ्स, ये ध्यान रखना, डिलीजन की बात आती है तो क्या ध्यान रखना है, फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। आंसर होगा बेटा डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं थेरेपेटिक इफेक्टिव सीरियम लिथियम कंसंट्रेशन लेवल इज मॉनिटर्ड। आपको पता है कि जो सीरम लिथियम, जो पेशेंट लिथियम थेरेपी पर होते हैं,
लिथियम थेरेपी जो होती है वो मैनिया के केस में दी जाती है। मैनिया के केस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है बेटा? लिथियम। और लिथियम का जो थेरेपेटिक ब्लड लेवल होता है वो होता है 0.8 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसका थेरेपेटिक लेवल होता है। तो जब हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तो उसको हमको मॉनिटर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसका जो टॉक्सिक लेवल होता है वो होता है बेटा 2.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मतलब 1.2 और 2 में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अगर इतना डोज बढ़ गया, ये तो थेरेपेटिक लेवल है, लेकिन अगर इससे बढ़ गया तो पेशेंट को टॉक्सिसिटी हो जाएगी। इसलिए लिथियम थेरेपी पर जब पेशेंट है तो उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो उसका मॉनिटर हमको कब करना चाहिए? डोज लेने के कितने टाइम बाद हम लोग कर सकते हैं? तो डोज लेने के आपके जो आंसर हैं वो होता है, क्योंकि डोज लेने पर जो पीक टाइम होता है उसका होता है 12 आवर्स। ड्रग जो होती है वो अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाती है। तो ड्रग लेने के 12 घंटे बाद से 24 घंटे के भीतर हम लोग उसका टेस्ट कर सकते हैं, ताकि हमको ब्लड के अंदर सीरम लिथियम लेवल का पता लग सके। और ये पता करना क्यों जरूरी है, मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो थेरेपेटिक रेंज थी वो थी 1.2, 0.8 टू 1.2। टॉक्सिक रेंज थी कितनी? 2। कितना सा अंतर है? 0.8 का अंतर है। तो अगर थोड़ा सा भी ब्लड लेवल ज़्यादा हुआ लिथियम का तो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। तो इसलिए हमको प्रिकॉशनरी ध्यान में रखना है, लेवल मॉनिटर करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो आंसर जाएगा आपका बेटा डी, ए। नेक्स्ट है कन्फेबुलेशन इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन पेशेंट विद कन्फेबुलेशन। कन्फेबुलेशन जो होता है बेटा मेमोरी का डिसऑर्डर है। इसका मतलब होता है फिलिंग ऑफ मेमोरी गैप विद अनट्रू और अनरियल इंफॉर्मेशन। ठीक है बेटा, ये पेशेंट, ये उसकी मेमोरी, कंटिन्यूस मेमोरी, ये तो हमारा लेवल। अब जो पेशेंट बीमार है उसमें क्या होता है, मेमोरीज में गैप्स बन जाते हैं। मेमोरी है, कुछ हिस्सा ये याद है, कुछ ये याद है, कुछ ये याद है, कुछ ये याद है, लेकिन बीच का हिस्सा क्या हो गया बेटा? इरेज हो गया, पता ही नहीं क्या था। तो क्या करता है पेशेंट? अपनी तरफ से इनको भर लेता है ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे, इस मेमोरी के अंदर ऐड कर देता है। तो क्या लिखा बेटा आपने? फिलिंग ऑफ मेमोरी गैप्स विद अनट्रू और अनरियल। अब ये इन्फॉर्मेशन कैसी है बेटा? अनट्रू और अनरियल। जैसे कोई ओल्ड एज पेशेंट है, तो ओल्ड एज पेशेंट बाजार से आया, अब उसने 3 घंटे लगा दिए, ठीक है, घर से बाजार गया था और बाजार से घर, डिमेंशिया है, मेमोरी की प्रॉब्लम है, तो काफ़ी सारा टाइम हो गया। जब उनसे पूछा गया कि आपने इतना टाइम क्या किया, तो अब वो क्या होता है कि वो हो सकता है भूल गए हो। तो उस मेमोरी गैप को फिलअप करने के लिए वो कुछ ऐसी चीज़ें उनके माइंड में आ जाएंगी जो उस इवेंट से संबंधित थी, कि जो बाजार एरिया है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो अपने माइंड में ऐड कर लेंगे और वो आपको बता देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जो मेमोरी गैप्स थे उनको उन्होंने फिलअप कर लिया विद अनट्रू और अनरियल इन्फॉर्मेशन। इसको अपन बोलते हैं कन्फेबुलेशन। तो कन्फेबुलेशन जो है वो बेटा किसका डिसऑर्डर है? मेमोरी का। तो हमको ये पता होना चाहिए कि कन्फेबुलेशन मेमोरी का डिसऑर्डर है, तो इसमें अब सोचने वाली बात नहीं है। एमनेस्टिक सिंड्रोम किससे रिलेटेड है? मेमोरी से। तो इसका आंसर क्या जाएगा? किस पेशेंट में हमको देखने को मिलेगा? एमनेस्टिक सिंड्रोम। डिल्यूजन जो है वो थॉट का डिसऑर्डर है। ओसीडी जो है वो एंजाइटी का है। और पर्सनैलिटी किसका है? पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर। तो आपका आंसर क्या रहेगा बेटा? एमनेस्टिक सिंड्रोम, सी। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्लाइंट वाज एडमिटेड, इसको समझने की कोशिश करना। एडमिटेड इन मेडिकल यूनिट विद एक्यूट ब्लाइंडनेस। पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है? ब्लाइंडनेस है। मैनी टेस्ट आर परफॉर्म्ड एंड देयर सीम्स टू बी नो ऑर्गेनिक रीजन। कोई भी कारण नहीं पता चला, पेशेंट को ब्लाइंडनेस हो गई, लेकिन कोई भी ऑर्गेनिक रीजन नहीं है, मतलब नर्व में किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं है या ब्रेन में किसी प्रकार का चेंज नहीं है। नो ऑर्गेनिक रीजन वाई पेशेंट कैन नॉट सी। द नर्स लेटर लर्न्स दैट द पेशेंट बिकम ब्लाइंड आफ्टर विटनेसिंग। नर्स को बाद में पता चलता है कि पेशेंट कब अंधा बना, कब ब्लाइंड हुआ? आफ्टर विटनेसिंग ए हिट एंड रन कार एक्सीडेंट। ये एक इवेंट थी। कैसी इवेंट? स्ट्रेसफुल इवेंट। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? स्ट्रेस। विटनेसिंग ए हिट एंड रन कार एक्सीडेंट, उसने ये देखा और उसके बाद वो अंधा हो गया। मतलब जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ, जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई स्ट्रेस की वजह से,
स्ट्रेस, साइकिक एनर्जी, जो साइकिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई हमारे ब्रेन के अंदर, उसने हमारी किस पर इफेक्ट डाला? नर्व पर इफेक्ट डाला। कोई सी भी नर्व हो सकती है। अब पेशेंट के केस में कौन सी नर्व थी? ऑप्टिक नर्व, उस पर इफेक्ट डाला। कई बार कॉन्शियसनेस पे इफेक्ट डालती है, ब्रेन शट डाउन हो जाता है तो पेशेंट बेहोश भी हो जाता है, ठीक है। या पेशेंट के अंदर हिस्टीरिया टाइप फीचर्स जनरेट होते हैं, तो नर्व पर इफेक्ट डाला। और साइकिक एनर्जी का या स्ट्रेस का नर्व के ऊपर इफेक्ट डालना, ये आता है बेटा कन्वर्जन डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर होता है बेटा? कन्वर्जन। तो आपका आंसर क्या जाएगा? डी। अब हम समझ लेते हैं साइकोसोमेटिक डिफरेंस है, जो कि हम स्टूडेंट को हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है कि साइकोसोमेटिक, डिसोसिएशन और ये क्या होते हैं। देखो, साइकोसोमेटिक में क्या होता है? आपका जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से जो साइकेट्रिक एनर्जी जनरेट हुई है, सॉरी साइकिक एनर्जी जनरेट हुई है, वो आपके फिजियोलॉजी में चेंज करती है। किस में बेटा चेंज करती है? फिजियोलॉजी में, साइकोसोमेटिक में। सोमेटाइजेशन में वो फिजिकल सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगी, फिजिकल सिम्टम्स। फिजियोलॉजिकल चीज़ों में प्रॉब्लम होगी, साइकोसोमेटिक में फिजिकल सिम्टम्स आएंगे, जैसे एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना, या डायरिया। ये क्या आपके सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। दो हो गए बेटा क्लियर। अब हम तीसरे की बात करें। तीसरा क्या आपके यहीं पे मैं लिख लेता हूँ, कन्वर्जन। कन्वर्जन में आता है, किस पर इफेक्ट आता है बेटा? नर्व पर इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको, कब सोमेटाइजेशन लिखना है, कब सोमेटिक लिखना है, कब कन्वर्जन लिखना है और कब डिसोसिएशन लिखना है। क्योंकि ये हमेशा स्टूडेंट के कन्फ्यूजन में रहता है कि कन्वर्जन और डिसोसिएशन साइकोसोमेटिक एक जैसे ही हैं, फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है इनमें। तो यहाँ पे बेटा आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएंगे। साइकोसोमेटिक में फिजियोलॉजी पे इफेक्ट आता है, जैसे अस्थमा, आपके इम्यूनिटी की प्रॉब्लम, आपकी स्किन की प्रॉब्लम, इचिंग वगैरह, जो कि इम्यूनिटी से रिलेटेड है। तो ये सारे आपकी फिजियोलॉजी, हार्ट की प्रॉब्लम, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, फिजियोलॉजी, ठीक है। तो ये साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स। सोमेटाइजेशन में आपके फिजिकल सिम्टम्स में आते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कि आपके एब्डोमिनल पेन या डायरिया से रिलेटेड है। तीसरा है कन्वर्जन, जो कि किस पे इफेक्ट डालता है? नर्व पर। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा, पेशेंट ब्लाइंड हो गया, मतलब किस पे इफेक्ट आया? पेशेंट की नर्व पर इफेक्ट आया, इसलिए हमारा आंसर क्या था? कन्वर्जन, ठीक है बेटा। और एक होता है डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन में क्या होता है बेटा? मेमोरी पर इफेक्ट आता है। किस पर इफेक्ट आता है? मेमोरी पर, पेशेंट की मेमोरी। तो जब साइकिक एनर्जी अलग अलग एरिया में काम करती है, अलग अलग एरिया में प्रभाव डालती है, तो उस तरह के सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। तो फिजियोलॉजी पे तो साइकोसोमेटिक सिम्टम्स, सोमेटाइजेशन में फिजिकल सिम्टम्स, पेन एंड डायरिया। कन्वर्जन में किस पर आएगा बेटा? नर्व पर इफेक्ट आएगा। और डिसोसिएशन में किस पर इफेक्ट आएगा बेटा? मेमोरी पर इफेक्ट आएगा। तो इनको ध्यान में रखना, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर यहाँ पे ब्लाइंडनेस की जगह मेमोरी होता, जैसे पेशेंट अपनी आइडेंटिटी भूल गया, तो कई कंडीशन होती हैं, फ्यूज या एमनेस्टिक सिंड्रोम, जैसा भी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। तो वहाँ पे फिर आपका आंसर होता है बेटा डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। लेकिन अभी हमारा क्या रहेगा? कन्वर्जन डिसऑर्डर। तो आपका आंसर जाएगा डी। इंडियन मेंटल हेल्थ अवार्ड पास्ड इन 1987। क्या आंसर बेटा? 1982 में क्या हुआ था? नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? 1982 में। 1987 में हुआ था इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट। और अब ये एक्ट जो है वो रिप्लेस किया जा चुका है, और अब जो नया एक्ट हमारे सामने है वो है ये तो था मेंटल हेल्थ एक्ट, अभी हमारे सामने है मेंटल हेल्थ केयर। अब एक वर्ड और जोड़ दिया, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, जो कि 2017 में लॉन्च हुआ है। तो अगर पूछा जाता है इंडियन मेंटल हेल्थ, तो आपको लिखना 1987, और अगर आपसे पूछा जाए मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, तो 2017। तो अगर ये क्वेश्चन में होता कि क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा जाता इंडियन मेंटल हेल्थ केयर एक्ट वाज लॉन्च्ड इन,
और अगर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं 1982, 1987, 2017 एंड 2020, अगर आपको ये ऑप्शन दिए जा रहे हैं तो दोनों ऑप्शन दे दिए बेटा। जल्दीबाजी में हो सकता है पूरा नहीं पढ़े। मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 हमको याद है और हम इसको भूल गए 2017 को। 2017 में क्या है? मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। ये था मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 और ये है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। तो ये आएगा बेटा आंसर इसका 2017। तो आंसर जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट थेरेपेटिक कम्युनिटी। थेरेपेटिक कम्युनिटी जो है किसने दी थी? थेरेपेटिक कम्युनिटी क्या होती है? इसको अपन एनवायरमेंटल थेरेपी भी बोलते हैं। एनवायरमेंटल थेरेपी, इसका एक दूसरा नाम भी है मिल्यू थेरेपी। मिल्यू थेरेपी। तो ये दी थी बेटा मैक्सवेल जॉन्स ने। पैरिश नर्स। पैरिश नर्स का आपको मतलब पता होना चाहिए स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। तो स्पिरिचुअलिटी वाला ऑप्शन देखिए कौन सा है आपका? स्पिरिचुअली मैच्योर लाइसेंस्ड रजिस्टर्ड नर्स। पैरिश नर्सिंग मतलब जहाँ पे नर्स स्पिरिचुअलिटी को ध्यान में रखते हुए पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती है। स्पिरिचुअलिटी के द्वारा और स्पिरिचुअलिटी को ध्यान में रखते हुए केयर प्रोवाइड करती है, वो है पैरिश नर्स। तो पहला ही ऑप्शन है आपका। इसके अलावा ओल्ड एज पर्सन, इंटीग्रेट रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ओल्ड एज पर्सन को केयर करती है वो कहलाती है जेरियाट्रिक नर्स। ये है रिलैक्सेशन टेक्निक। क्या दे रही है नर्स यहाँ पे? रिलैक्सेशन टेक्निक। और नर्स वो एडवोकेट, ये कहलाता है एडवोकेसी। क्या कहलाता है बेटा? एडवोकेसी। तो आंसर आपका ये जीरो साइकेट्रिक। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में समझाया था जीरो मतलब जेरियाट्रिक, ओल्ड एज पेशेंट। तो यहाँ पे देखिए ओल्ड एज वाला क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा है? अडल्ट, दूसरा है नर्सिंग प्रैक्टिस टू चिल्ड्रन, तीसरा है होल्ड फैमिली और चौथा है एज्ड पीपल। एज्ड मतलब ओल्डर पीपल। तो आपका आंसर क्या जाएगा? डी। आफ्टर इंजेक्शन ऑफ एल्कोहल बाय पर्सन हु इज ऑन डाइसल्फिराम एथेनॉल रिएक्शन अकर्स विद इन, ठीक है। डाइसल्फिराम का नाम आपने सुना होगा। बिना बताए शराब छुड़ाए, ऐसे पेशेंट जो कि एल्कोहल ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और ऐसे पेशेंट को जब शराब छुड़ानी हो नहीं छोड़ते तो हम डाइसल्फिराम थेरेपी यूज़ करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? पेशेंट को हम डाइसल्फिराम देंगे। डाइसल्फिराम देने के बाद ये डाइसल्फिराम पेशेंट के ब्लड में मिक्स हो जाएगा और ऐसी स्थिति में अगर पेशेंट एल्कोहल कंज्यूम करता है तो पेशेंट के अंदर DER रिएक्शन होती है। डाइसल्फिराम एथेनॉल। एथेनॉल जो है वो हम एल्कोहल के यूज़ करते हैं। एल्कोहल के लिए अब जो हम केमिकल वर्ड यूज़ करते हैं वो है एथेनॉल। तो डाइसल्फिराम और एथेनॉल की रिएक्शन होती है जिसको अपन ने नाम दिया DER, डाइसल्फिराम एथेनॉल रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है? पेशेंट को सीवियर वॉमिटिंग होती है, कार्डियक अरिथमियाज होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो डाउन हो जाता है, हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाता है पेशेंट, वॉमिटिंग होती है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होती है वो पेशेंट के लिए इरिटेबल होती है। तो ये जो कंडीशन है वो कितने टाइम बाद स्टार्ट होती है, ये कितने टाइम के अंदर हो जाती है? तो आपका ऑप्शन है 10 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट एंड 2 आवर्स। तो इसका जो आंसर है वो है 10 to 30 मिनट। 10 से 30 मिनट के बीच बीच में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अब हमारे पास क्या ऑप्शन दोनों ही है, 10 मिनट भी और 30 मिनट भी है। तो हम आंसर क्या देंगे? तो यहाँ पे देखिए आपने लिखा विद इन 10 मिनट्स। तो विद इन 10 मिनट्स नहीं है, 10 मिनट्स के बाद है। विद इन 30 मिनट्स, तो 10 to 30 के बीच में हो रहा है तो विद इन 30 मिनट्स। तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा बेटा? आंसर क्या जाएगा? 30 मिनट। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही।